नमस्कार। आज मैं कुछ समय के बाद आपके बीच हूँ और आज मैं केवल एक विषय बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करूँगा। मैंने आपके बीच में बहुत ढंग से ये बात रखने की कोशिश की है कि कोई भी प्रयास ईमानदार लोगों को आगे ले आएगा ऐसा टॉल वक्तव्य नहीं होता है, बल्कि सरकार के विधान भी ऐसे ही होते हैं और कोशिश भी अगर ऐसी ही हो कि बेईमानों की कठिनाइयाँ को बढ़ाया जाए और ईमानदार लोगों को समर्थन दिया जाए तो बाद का काम ईमानदार लोग करेंगे। और सबसे पहली बात डॉक्टरों से शुरू होगी और वो खुद नहीं करेंगे, लेकिन जो पोटेंशियल डॉक्टर हैं, जितने डॉक्टर हैं हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब जानने की कोशिश किया, सरकार का जब ये आंकड़ा आया कि 40,000 बेड हम तैयार कर देंगे, तो मैंने समझने की कोशिश की और मुझे समझ में आया कि ये इम्पॉसिबल आंकड़ा नहीं है। उसकी वजह ये है कि बिहार में 533 प्राथमिक हेल्थ सेंटर हैं, उसमें से 399 अर्थात 400 अपग्रेडेड उत्क्रमित प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जिनमें 30-30 बेड है और ये 3-3.25 लाख आबादी पर औसतन एक हो जाएंगे। अब मैं हेल्थ सुविधा के बारे में सबसे पहले आंकड़ा प्रस्तुत कर देता हूं कि बिहार में 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, जो सबसे उत्तर में बेतिया में है, GMCH। इसके बाद मुजफ्फरपुर में चले आइए, दरभंगा में चले आइए, यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं। तो GMCH के बाद दरभंगा और इस तरह से पटना, गया, पटना में 2 मेडिकल कॉलेज, भागलपुर, इस तरह से कुल 9 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं बिहार में। इसके अलावे जितने ज़िले हैं वहाँ सदर अस्पताल हैं, 38 जिला है और सब जिले में सदर अस्पताल हैं और इनके ठीक 2 गुना संख्या में 70-71 रेफरल हॉस्पिटल हैं। रेफरल हॉस्पिटल जब केंद्र सरकार की मदद से बन रहा था तो जहाँ जो डॉक्टर जैसे थे उस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद बिहार में एक विशेष अस्पताल है IGIMS, तो इन सब की संख्या बेड की जोड़ दी जाए। 500 बेड बेतिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ज़्यादा बेड हैं, लेकिन उसमें से 250 बेड जैसा बताया जा रहा था ऑक्सीजन से जुड़ा है, पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। 534 जो अभी जिसमें से 400 में है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 30 बेड वाले, जिसमें सब बेड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो। ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऐसा नहीं है कि सारा ऑक्सीजन जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसको ख़रीद के लाएंगे। आजकल उसके लिए प्लांट बिठाए जा रहे हैं जो हवा से ऑक्सीजन ले रहा है और हवा में ऑक्सीजन की प्रचुरता है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले, तो ऑक्सीजन इस तरह से उपलब्ध किया जाए। इसके साथ अब मैं हेल्थ व्यवस्था के सुधार की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए कि कोरोना काल की सबसे बड़ी सबक क्या है। तो पहली सबक है कि कृषि क्षेत्र उसमें सबसे कम छटनी हुई, उसकी तरफ जाना होगा। सस्टेन करने वाला भारत जैसा कोई विकास है तो कृषि क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती से लोग पलायन नहीं करें, खेती में रोजगार के स्रोत सृजन किए जाएं। बिहार जैसी परिस्थिति में हर 2 कोस पर एक इंडस्ट्री बिठाई जाए, वह इंडस्ट्री वहाँ के प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ हो, ये सब जरूरी है। एक सबक है खेती, लेकिन हम अस्पताल पर बात कर रहे हैं। दूसरा सबक है हेल्थ सिस्टम। मैं अपनी बात केवल और केवल केंद्रित करता हूँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, अपग्रेडेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर। उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सुपर स्पेशलिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। कुछ देश हैं जिनकी पूरी आबादी के बराबर हमारा एक ब्लॉक होता है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर 2.5-3 लाख लोग होते हैं। तो यहाँ एक इलाके में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि हॉस्पिटल का प्रेमाइसेस हो, वहाँ डॉक्टर्स के रहने की व्यवस्था हो,
नर्सिंग स्टाफ के रहने की व्यवस्था हो। डोभी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 6 डॉक्टर थे और 27 नर्सिंग स्टाफ थी, और मैं जिस दिन गया था अगर वो ड्यूटी पर आती तो उनके ही खड़ा होने की जगह वहाँ नहीं होती। लोगों की जिजीविषा है और लोग उसके बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में अनेकों लोग मर जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जानते हैं, इतना महंगा हो गया है। तो वैसी स्थिति में हम एकदम से, अब देखिए यहाँ बीच में थोड़ा कहें कि केवल बातें करने से हॉस्पिटल नहीं हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल नहीं है तो बातें करनी होगी, और बातें करेंगे तो आज उसका समावेश नहीं होगा, लेकिन कोई अनुकूल समय में इन बातों का समावेश होगा, हेल्थ एजेंडा बनेगा। तो अगर 2 करोड़ रोजगार एजेंडा बनता है देश में, बिहार के लिए तो मेरी समझ से 1 करोड़ रोजगार एजेंडा है केवल बिहार के लिए, उसी तरह से हेल्थ सिस्टम एजेंडा है। 200 मेट्रिक टन जब ऑक्सीजन मिलने लगा तो 60 मेट्रिक टन ही हम ले पा रहे थे, मिनिस्टर ने बताया है ये बात। और इसके साथ साथ और है कि हमारे पास जो डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं अकेले, मतलब अभी हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आगे बढ़ के दूसरे उदाहरण पर आएँ तो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर रात दिन डॉक्टर रहें, इतने डॉक्टर हैं। और डोभी में तो देखा कि रहते हैं रात में डॉक्टर, क्योंकि वो हाईवे पर है, जीटी रोड पर है, एक्सीडेंट वहाँ होता है तो वहाँ डॉक्टर को रहना पड़ता है, रात बिरात भी पेशेंट आते हैं। तो हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदला जाए। इसके लिए मैंने आपको ऑक्सीजन का मानक, हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में सभी तरह के विशेषज्ञ डॉक्टर हों, 6 एक तरह के डॉक्टर न रख दिए जाएं, और डॉक्टर विशेषज्ञता की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या है, सफिशिएंट है, और मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं कि सभी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में रहना चाहते हैं और दूसरी जगह इलाज करना चाहते हैं, और हर ब्लॉक में ये डॉक्टर उपलब्ध रहे तो कहाँ दूसरी जगह जाएंगे? दूसरी जगह कहाँ जाएंगे? बेतिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 171 डॉक्टर हैं, उसमें अभी सुपरिटेंडेंट कह रहे थे कि रिटायर्ड होने के बाद उनकी संख्या घट गई होगी। उसमें से 80 डॉक्टर कहाँ काम करते हैं? मुजफ्फरपुर में, सिवान में, नालंदा में, आरा में और पटना में। इतनी जानकारी हम लोगों को है। हम लोगों ने ये भी जानकारी ली है कि बेतिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 80 डॉक्टर में से सबने अपना बेतिया का कुछ पता दिया है, और वो सूचना अधिकार में उसमें से 32 का पता हम लोगों ने लिया और उनकी जांच शुरू की तो शुरू में ही पता चला कि रॉन्ग नंबर। नतीजा ये है कि बेतिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 80 डॉक्टर हैं जो सप्ताह में 1 दिन जाते हैं, और उनकी जब हम लोग एक दिन 9:15 बजे खोज कर रहे थे तो सभी वार्ड में यही बात हुआ, एक वार्ड को छोड़ करके सब खाली था, सभी डॉक्टर्स के केबिन में, कि सब 10 बजे आएंगे, और 10 बजे के बाद ही सब आने वाले थे। अधिकांश पटना से रास्ते में थे, तो पटना से वो जाते हैं और इनोवा गाड़ी पर 5, 6, 7 सवारी डॉक्टर बैठ करके जाते हैं, सीट के हिसाब से किराया देते हैं, और उनके हिसाब से इनोवा गाड़ी टू एंड फ्रो यहाँ चलती है। यहाँ उसी दिन में वो क्लास लेते हैं, उसी दिन वो आउटडोर में बैठते हैं, और इसलिए ये डॉक्टर किसी भी मरीज का जो ऑपरेशन ज़रूरी है और वहाँ सामर्थ्य है, ऑपरेशन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, दवा लिख करके उसको आगे रेफ़र कर देंगे, वो नहीं करेंगे, और मरीज भी इसमें संतुष्ट होगा कि हमको पीएमसीएच भेजा जा रहा है। लेकिन बेतिया में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, रेफरल हॉस्पिटल बगहा में है, वहाँ तो कहा जाता है कि वह रेफर्ड पेशेंट को नहीं देखता है, खुद वो केवल रेफ़र करता है। वह मांग जिसका पोटेंशियल मौजूद हो, अगर आप मांगों में भी दरिद्र हैं, सोचने में भी दरिद्र हैं, तो दूसरे स्टेट जो हैं इसमें से आपके आगे निकल जाएंगे, और दूसरे स्टेट आगे निकल जाएं और आप पीछे चले जाएं, इसमें एक विसंगति पैदा होगी। तो यहाँ जायज़ तो यही है कि मांगें जायज़ किस्म की हों और पिछड़े क्षेत्रों से अवश्य हों, और पिछड़े क्षेत्रों की तरफ देश का ध्यान जाए। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नीचे एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब फंक्शनल हो। ये जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, जैसे आई का हॉस्पिटल है पटना में, हड्डी का हॉस्पिटल है पटना में, तो अलग अलग स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उनको भी जोड़ दिया जाए, IGIMS को जोड़ दिया जाए, इंदिरा गांधी हार्ट संस्थान को जोड़ दिया जाए। तो इस तरह से बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको फंक्शनल बनाना है। बिहार में पानी है, नदियाँ हैं, प्रकृति है। प्रकृति अभी इतना है कि पटना शहर की शाम को आप अवध की शाम की तरह सुंदर बता सकते हैं। मुंगेर के छत पर आप सूरज का अस्त होता हुआ सर्दियों के दिनों में से देख सकते हैं, बगल के मुरेड़ पर आप देख सकते हैं। इतना पर्यावरण में है जो बम्बई में आप नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर्यावरण भी है। इस वजह से ये है कि मनुष्य केवल गरीबी और अभाव की वजह से बीमार पड़ रहा है,
और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में बीमार पड़ रहा है। उनके रैशनलाइजेशन, उनके नियमन, उनके व्यभिचारी और पैसा नोचू प्रवृत्ति पर नियंत्रण, इसकी बात करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही कई सरकारी अस्पताल में भी अब पीपी मोड में पैसा नोचू एक सिस्टम बन रहा है। डॉक्टर झूठ मूठ का अपने पीपीपी मोड में जो प्राइवेट सेक्टर जांच के लिए बैठा है उसको ये कर रहे हैं। हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। इसको मैं कोई जुमले में नहीं बदलूंगा, मैं केवल दोहराऊंगा कि हम ये कर सकते हैं। हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वो 2.5 लाख आबादी, 2.25 लाख आबादी पर एक हैं औसतन। इन 3 लाख और 2.5 लाख आबादी पर आपके घर से 30 किलोमीटर के रीच पर हर तरफ से अगर ब्लॉक हेडक्वार्टर पर मेडिकल सर्विस मौजूद है तो ज़्यादातर महीनों में इस सेंटर का उपयोग कर सकते हैं और स्वास्थ्य के बारे में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और जब मरने के बारे में एक भरोसा हो जाए कि आपको मरते समय असिस्टेंस मिलेगा या बीमारी के समय मिलेगा, तो जीने का भी बल बढ़ जाता है। तो बिहार की जिजीविषा, बिहार के जीने के बल, बिहार के तेज़ी से आगे बढ़ने की आकांक्षा, इन सब के साथ मेडिकल हेल्थ सर्विस की आवश्यकता है। और आने वाले दिनों में आप केवल प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाकर के विजिट कीजिए, वहाँ के डॉक्टर्स को देखिए, वहाँ आने वाले पेशेंट्स को देखिए, उनकी बातों को सुनिए। सुपर स्पेशलिटी शब्द मैं ग्लैमर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पोलियो से, मनोरोग से ग्रस्त लोग हैं, हमारे यहाँ विकलांगता है, हमारे यहाँ अनेक किस्म की अंदर अंदर दब रही बीमारियां हैं, जिन सब में से अधिकांश का इलाज किए बगैर लोग बीमारी से बढ़ते चले जाते हैं और मर जाते हैं। तो उनको खुल के जीने की आज़ादी मिले। तो हेल्थ के बारे में कोरोना पीरियड ने हम लोगों को जो अवेयरनेस दिया है, उस अवेयरनेस को कायम रखें। अगर कायम रखेंगे तो बिहार के राजनीति का भी एजेंडा हेल्थ बनेगा, और जब ये एजेंडा पर आ जाएगा तो इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन होगा। और जब कंट्रीब्यूशन होगा तो डॉक्टर को 8 से 4 बजे तक की ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये जो कल्पना है ये बहुत अवास्तविक ग्राउंड पर नहीं है, बल्कि ये केवल जुमला नहीं है और मैं बोलने का अवरोह या उत्थान नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विश्वास हर नागरिक के मन में पैदा होना चाहिए। अगली बार मैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आऊँगा और उसके बाद बिहार के रोजगार की व्यवस्था पर लेकर के आऊँगा। इतना ही समय आपका लूँगा। धन्यवाद। मेरे इस वक्तव्य को आप शेयर करके और बिहार के जितने भी देखने वाले लोग हैं उन तक पहुँचाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।